कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला, कमर्शियल रिस्क इंक्लूड्स रिस्क ड्यू टू वार, ठीक है, कमर्शियल रिस्क इंक्लूड्स रिस्क ड्यू टू वार। बी, कमर्शियल रिस्क इंक्लूड्स इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। तीसरा है दोस्तों, ट्रांसफर गारंटी स्कीम ऑफ ईसीजीसी कवर क्रेडिट कंफर्मेशन रिस्क फॉर इंडियन बैंक। और चौथा है, ट्रांसफर गारंटी स्कीम ऑफ ईसीजीसी कवर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क कवर इन्वॉल्व इन लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्मेशन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आइए दोस्तों, हम लोग एक एक चीज़ को समझते हैं। बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है कि कमर्शियल रिस्क के अंदर क्या आता है, तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि कमर्शियल रिस्क के अंदर आता है दोस्तों, ये वार वाला रिस्क कमर्शियल रिस्क का पार्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। कमर्शियल रिस्क के अंदर आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, ठीक है। फिर जहाँ तक बात है दोस्तों ट्रांसफर गारंटी की, ट्रांसफर गारंटी स्कीम जो ईसीजीसी का होता है दोस्तों, वो किसी को कवर करता है, तो वो क्रेडिट कन्वर्जन रिस्क जो है इंडियन बैंक का, क्रेडिट कन्फर्मेशन रिस्क को कवर करता है दोस्तों। और ये कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क जो भी लेटर ऑफ क्रेडिट के कन्फर्मेशन में इन्वॉल्व है, उसको भी ये कवर करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी, सी और डी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है दोस्तों, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट्स को आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर हु एंडेवर टू एक्सपोर्ट टू ओईसीडी कंट्रीज आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट फ्रॉम एक्सिस बैंक अंडर ईएमएफ होता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड। बी करा है, रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर हु एंडेवर टू एक्सपोर्ट टू ओईसीडी आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट फ्रॉम एक्सिस बैंक अंडर पीएलआई प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो पीएलआई होता है, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है, इसके अंदर क्या है कि जो भी रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर हैं जिन्हें एक्सपोर्ट करना है ओईसीडी कंट्रीज में, उनको सपोर्ट मिलता है एक्सिस बैंक से। तो ये सही है और ये गलत है। चलिए अगले देखते हैं, आरबीआई में इम्पोज अ पेनल्टी और ₹1000 फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी डायरेक्शन अंडर फेमा अंडर सेक्शन 111(3) ऑफ फेमा 1999। द पेनल्टी इज एक्सटेंडेड अप टू ₹1000 पर डे इन केस ऑफ कंटिन्यू कंट्रावेंशन। तो दोस्तों इससे रिलेटेड रूल क्या है कि देखिए, यदि मान लीजिए फेमा के अंदर जो भी नियम है उससे यदि आरबीआई कॉन्ट्रावीन करती है तो उसको पेनल्टी कितना देना है दोस्तों, तो उसको पेनल्टी देना है 10,000 रुपया। ये सही है, 10,000 रुपया सही है। और दोस्तों पेनल्टी तो 10,000 देना ही देना है, साथ ही साथ उसको 2,000 रुपया यदि मान लीजिए कि जितना दिन और यदि एक्सटेंड होगा, ठीक है, यदि कंट्रावेंशन कंटिन्यू रहा तो 2,000 रुपया और देना पड़ता है पर डे के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सी गलत है। तो आप पूछ रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो करेक्ट कौन सा है, बी और डी करेक्ट है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है अंडर इट्स मैच्योरिटी फैक्टरिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन मैच्योरिटी फैक्टरिंग से रिलेटेड है, आइए इसे कंसेप्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैच्योरिटी फैक्टरिंग में जो फैसिलिटी है ईसीजीसी का, वो कवर ऑफर करती है क्रेडिट प्रोटेक्शन, सेल लेजर मेंटेनेंस एंड कलेक्शन। दूसरा कह रहा है कि अंडर मैच्योरिटी फैक्टरिंग ईसीजीसी कवर फाइनेंशियल एक्सपोर्ट। तो दोस्तों देखिए ईसीजीसी जो है फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट नहीं कवर करती है मैच्योरिटी फैक्टरिंग में। मैच्योरिटी फैक्टरिंग में ईसीजीसी क्या कवर करती है, क्रेडिट प्रोटेक्शन, सेल लेजर मेंटेनेंस और कलेक्शन। दोस्तों दो तरह के फैक्टरिंग होते हैं, एक होता है एडवांस फैक्टरिंग, होता है मैच्योरिटी फैक्टरिंग। यदि आपने मैच्योरिटी फैक्टरिंग के बारे में नहीं देखा है, नहीं जानते हैं, तो मेरे इस पार्टिकुलर थ्योरी वीडियो को देखिए, वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से समझाया है कि मैच्योरिटी फैक्टरिंग कैसे ऑपरेट होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है कि द क्रेडिट गारंटी आर ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस मींस दैट द बायर शेयर द डिफॉल्टेड अमाउंट विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों क्या कर रहा है कि यदि क्रेडिट गारंटी रिस्क शेयरिंग बेसिस पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंसर है, ठीक है, वो जो फाइनेंसर है दोस्तों वो रिस्क शेयर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो ऑप्शन डी सही है, सी गलत है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट कौन सा है, बी और डी, ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है दोस्तों, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंसिडर स्टेटमेंट्स। तो अब इस कुछ स्टेटमेंट दिया गया है आपको। पहला कह रहा है कि रिटर्न इज टू बी आर रिटर्न। दोस्तों यहाँ पे आर छूट गया है, यहाँ रिटर्न मैंने लिखा है आर रिटर्न, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, यहाँ पे आर रिटर्न कर दीजिए। आर रिटर्न इज टू बी सबमिटेड टू आरबीआई ऑन 7th and 21st डे, गलत है। आर रिटर्न कब सबमिट करना होता है, फोर्टनाइटली बेसिस पे, तो 15वां और लास्ट डेट है, ये सही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड इज रेगुलेटेड बाय डीजीएफटी। बताइए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड कौन रेगुलेट करता है, डीजीएफटी रेगुलेट करता है, ये सही है। और डीजीएफटी रेगुलेट ट्रेड कंट्रोल थ्रू एग्जिम पॉलिसी। तो एग्जिम पॉलिसी के थ्रू डीजीएफटी क्या करती है, ट्रेड को कंट्रोल को रेगुलेट करती है। तो आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट यहाँ पे कौन कौन सा है, तो करेक्ट है 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखिए कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं आपका इस क्वेश्चन में, आइए जरा देखते हैं इसका कई सारे सही आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो मैच्योरिटी फैक्टरिंग फैसिलिटी है आईसीजीसी का, ठीक है,
वो प्रोटेक्ट करती है एक्सपोर्टर को अगेंस्ट फेलियर ऑफ द बायर टू पे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल बाय द वे ऑफ परचेज नेगोशिएशन और डिस्काउंट ऑफ रूपी फाइनेंस बाय द बैंक और कवर अंडर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इंश्योरेंस। तो दोस्तों मैच्योरिटी फैक्टरिंग तो इसी प्रोटेक्ट करती ही है, ठीक है, एक्सपोर्टर को अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द बायर टू पे, ये सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है हमारा। फिर जो हमारे एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट जो एडवांस मिलता है परचेज के द्वारा, नेगोशिएशन के द्वारा या डिस्काउंट के द्वारा, बैंक के द्वारा, तो वो कवर होता है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस में। दोस्तों ये भी सही है, हम लोगों ने पोस्ट क्रेडिट पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले यूनिट में पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा था कि एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल परचेज के द्वारा, नेगोशिएशन के द्वारा, डिस्काउंट के द्वारा, ये सभी के सभी कवर थे दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि जो एडवांस है एक्सपोर्ट बिल के द्वारा वो कवर्ड है ट्रांसफर गारंटी, ये गलत है दोस्तों, ट्रांसफर गारंटी का इससे कोई मतलब नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि मैच्योरिटी फैक्टरिंग जो इसी है वो एक्सपोर्टर को प्रोटेक्ट करती है रिजर्वली गारंटी, ये गलत है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट हो जाएगा 3 और 4, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, जिसे शॉर्ट में हम लोग LRS, उसके रिगार्डिंग कुछ कर दी गई हैं कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टर्म है कौन सा, रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल को जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मिलती है $2.5 2.5 लाख की पर फाइनेंशियल ईयर, वो परमिसेबल होता है किसी परमिसेबल करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है कि एक्सचेंज कंट्रोल गाइडलाइन जो रेगुलेशन है वो गवर्न करती है पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, यानी जो गुड्स है, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है, जो भारत के अंदर हो रहा है, उसको कौन गवर्न करता है, ECC। ECC क्या होता है, एक्सचेंज कंट्रोल गाइडलाइन, किस बेसिस पे, फेमा 1999। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है दोस्तों। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, एक्सचेंज कंट्रोल गाइडलाइंस ही इसे कवर करती है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों फेमा अलाउड रेजिडेंट टू मेक गिफ्ट रेमिटेंस टू रिलेटिव फ्रेंड्स अब्रोड अप टू द $5,000 इन 1 फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों बताइए ये सही है कि गलत है। तो दोस्तों ये गलत है, ये तो 2.5 लाख का लिमिट है ना, यहाँ पे 5,000 लिखा हुआ है, ये 5,000 नहीं होगा, ये 2.5 लाख होगा, 2,50,000 होगा। और फोर्थ स्टेटमेंट है दोस्तों अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड अर्नर ऑफ फॉरेन करेंसी शुड ऑब्टेन EFC अकाउंट विद एन AD इन इंडिया। तो कोई पर्सन यदि भारत में रह रहा है और उसका और फॉरेन करेंसी का अर्नर है तो वो EFC अकाउंट खोलेगा किसी भी AD के साथ भारत में, ठीक है। तो बताइए इसका सही स्टेटमेंट है कि गलत है, ये सही है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी का अर्नर यदि है तो वो EFC अकाउंट खोल सकता है। तो आप क्या देखें यहाँ पे कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, 1, 3 एंड 4। तो दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 2 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक लोन है, ठीक है, अ लोन गिवन टू एन एक्सपोर्टर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग और परचेजिंग ऑफ और पैकिंग ऑफ गुड्स मीन फॉर एक्सपोर्ट अगेंस्ट फर्म ऑर्डर LC क्वालिफाई फॉर पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस और गारंटी, ठीक है। बताइए कोई भी लोन जो है एक्सपोर्टर को दिया गया है किस चीज़ के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, परचेजिंग के लिए अगेंस्ट फर्म ऑर्डर और LC, वो क्वालिफाई होता है पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस और गारंटी के लिए। दूसरा कह रहा है अ लोन गिवन टू एक्सपोर्टर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, परचेजिंग और पैकेजिंग ऑफ गुड मीन फॉर एक्सपोर्ट अगेंस्ट एट फर्म ऑर्डर LC क्वालिफाई फॉर, ये गलत है दोस्तों। पहला जो कह रहा है कि उसमें देखिए इसमें क्या होता है कि पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि अंडर फाइनेंशियल गारंटी बैंक का रिक्वायर्ड टू फाइल विद ECG। फाइनेंशियल गारंटी के अंदर क्या होता है, बैंकों को ECG के साथ फाइल करना है एक नोटिस ऑफ डिफॉल्ट 4 महीने के अंदर ड्यू डेट से, और 1 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉल, एंड द क्लेम आर टू बी फिल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग डिफॉल्ट। दोस्तों ये भी सही स्टेटमेंट है। ये जो कह रहा है कि 4 महीना में फिर 2 महीना, ये गलत है। याद रखिएगा डेट ऑफ डिफॉल्ट, नोटिस ऑफ डिफॉल्ट 4 महीना कब से, ड्यू डेट से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो आपने क्या देखा कि हमारा 1 और 3 तो करेक्ट है, लेकिन 2 और 4 रॉन्ग है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 2 एंड 4 आर रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है उसको लिक्विडेट कैसे कर सकते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों कि पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को कैसे लिक्विडेट कर सकते हैं। तो पहला है कि जो बैलेंस हमारा EFC अकाउंट में होल्ड है उसके अगेंस्ट, मतलब जो EFC अकाउंट में जो बैलेंस है उससे हम लोग पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को हम लोग लिक्विडेट कर सकते हैं,
दूसरा कह रहा है दोस्तों कि दूसरा कह रहा है प्रोसीड ऑफ एनी अदर अनफाइनेंस एक्सपोर्ट बिल, तीसरा कह रहा है प्रोसीड ऑफ द एक्सपोर्ट बिल रिसिप्ट, और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को हम लोग तीनों तरीके से एक्सपोर्ट लिक्विडेट कर सकते हैं। हमारे जो EFC अकाउंट में जो बैलेंस है उसके अगेंस्ट, या कोई अनफाइनेंस एक्सपोर्ट बिल आ रहा है उसका प्रोसीड से, या कोई एक्सपोर्ट बिल रिसीव हुआ है उसके प्रोसीड से। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों तरीके से हम लोग लिक्विडेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जो गारंटी दिया गया ECGC के द्वारा टू कवर लॉस ऑन एडवांस फॉर रिसीवेबल बाय एक्सपोर्टर एट प्री शिपमेंट स्टेज। दोस्तों ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया है कि जो गारंटी ECGC के द्वारा दी जाती है कि जो लॉस कवर होता है किस चीज़ पे, जो एडवांस मिलता है इंसेंटिव रिसीवेबल बाय एक्सपोर्ट, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों। जो इंसेंटिव हमारे एक्सपोर्ट से रिसीवेबल होता है उसके अगेंस्ट जो एडवांस है, वहाँ जो लॉस होता है वहाँ पे ECGC कवर देती है। प्री शिपमेंट स्टेज क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस गारंटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला, एक्सिम बैंक मैनेजेस एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड इन इंडिया, यानी एक्सिम बैंक जो है EMF को मैनेज करती है। दूसरा कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर मैनेज बाय एक्सिम बैंक, यानी एक्सिम बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेज रिजर्व ऑफ इंडिया को मैनेज करती है। तीसरा कह रहा है कि रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर इंडिविजुअलिंग टू एक्सपोर्ट टू OECD कंट्री आर एलिजिबल फॉर सपोर्ट अंडर PLI प्रोग्राम। और चौथा स्टेटमेंट है अंडर सप्लायर क्रेडिट स्कीम द एक्सिम बैंक ऑफर क्रेडिट टू इंडियन एक्सपोर्टर टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो दोस्तों देखिए एक एक करके क्लियर करते हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड को कौन मैनेज करती है? तो एक्सिम बैंक, ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद दोस्तों कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है भारत में वो किसके द्वारा मैनेज होता है? तो वो RBI केवल मैनेज करती है। ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज एक्सिम बैंक में नहीं मैनेज करती है। तीसरा जो कर रहा है कि जो रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर हैं जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं OECD कंट्री में, उनको PLI प्रोग्राम के अंदर सपोर्ट मिलता है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। और चौथा जो कर रहा है कि अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑफ एक्सिम बैंक, तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये कर रहा है कि अंडर सप्लाई क्रेडिट स्कीम। तो बताइए क्या है कि सप्लाई क्रेडिट स्कीम में एक्सिम बैंक क्या करती है? दोस्तों एक्सिम बैंक क्या करती है? एक्सिम बैंक क्रेडिट ऑफर करती है इंडियन इंपोर्टर को कि वो इंपोर्ट कर सके दूसरे कंट्री में, तो ये सही है। दोस्तों आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कंसर्निंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। पहला स्टेटमेंट है एक्सपोर्ट, इसमें कह रहा है कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग दैट इज overseas lending or guarantee of ECGC protect bank providing foreign currencies loan to their correspondent। एक्सपोर्ट फाइनेंस ओवरसीज लैंडिंग गारंटी ऑफ ECGC प्रोटेक्ट बैंक प्रोवाइडिंग। तो दोस्तों ये जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग ओवरसीज लैंडिंग है ये कैसे प्रोटेक्ट करती है बैंकों को? तो दोस्तों ये प्रोटेक्ट करती है बैंकों को बैंक प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी लोन टू कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट अब्रोड, यानी वो कॉन्ट्रैक्टर जो कि अब्रोड प्रोजेक्ट लिए हुए हैं उनको फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइड करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ये गलत है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंट से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद दोस्तों थर्ड स्टेटमेंट है कवर अंडर द गारंटी ऑफ ECGC इज अवेलेबल टू द बैंक अगेंस्ट द डिफॉल्ट ऑफ एक्सपोर्टर, और कह रहा है कि कवर अंडर द गारंटी ऑफ ECGC इज अवेलेबल टू द बैंक अगेंस्ट द डिफॉल्ट ऑफ इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। तो दोस्तों ECGC को इंपोर्टर से कोई मतलब ही नहीं है, ECGC को मतलब किससे? एक्सपोर्टर से मतलब है। ठीक है, तो बी नंबर सही, थर्ड नंबर सी नंबर सही है। तो क्वेश्चन पूछा इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट है हमारा 1 और 4, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कैटेगरी 1 बैंक। इसमें क्या कर रहा है कि जो हमारे AD कैटेगरी 1 बैंक होते हैं उसमें वो अप्रूव कर सकते हैं क्लीन क्रेडिट को, दैट इज क्रेडिट गिवन बाय अ फॉरेन सप्लायर टू इंडियन कस्टमर विदाउट एनी लेटर ऑफ क्रेडिट और सप्लाई क्रेडिट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द इंपोर्ट ऑफ रफ कट पॉलिश डायमंड फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग डैश ऑन डेट ऑफ शिपमेंट। क्या कर रहा है दोस्तों कि जो भी AD1 कैटेगरी बैंक है वो क्लीन क्रेडिट को अप्रूव कर सकते हैं किसी भी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, ताकि वो इंपोर्ट कर सके रफ कट और पॉलिश डायमंड में, लेकिन ये पीरियड कितना है डेट ऑफ शिपमेंट से, कब तक के लिए क्रेडिट गारंटी की जा सकती है? तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 180 डेज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या आंसर होगा? 180 डेज का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि अंडर होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट पॉलिसी कवर्ड विद ECGC
दैट इज ECB, IB, WTPC। शॉर्ट में से क्या कहते हैं, वो देखिए W से हो गया होल, T से हो गया टर्नओवर, P से हो गया पैकिंग, C से हो गया क्रेडिट। तो ECIB, WPTC में जो परसेंटेज ऑफ कवर मिलता है स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर को, वो मिलता है 55 से 75% डिपेंडिंग ऑन क्लेम परसेंटेज। क्या ये सही स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है हमारा कि ECIB, WTPC में जो परसेंटेज ऑफ कवर मिलता है स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर को, वो 90% मिलता है। अब बताइए दोस्तों कितना सही आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 90% मिलता है, तो 2 नंबर सही है, पहला नंबर गलत है। फिर कह रहा है तीसरा वाला कि जो कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन है उसको अपडेट किया गया है और वो इसी पब्लिश करती है क्वार्टरली बेसिस पे। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन है और वो पब्लिश करती है इसी मंथली बेसिस पे। अब बताइए दोस्तों कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो जो कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन है ना दोस्तों इसी का, वो हमारा क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश होता है, मंथली बेसिस पे नहीं होता है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो 2 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि जो डाटा है किसके रिगार्डिंग देखते हैं। हाँ, जो डाटा है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग, जो कि FCNR डिपॉजिट में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको सबमिट करते हैं RBI को स्टेट 5 फॉर्म में। दूसरा कह रहा है कि जो डाटा ट्रांजैक्शन से रिगार्डिंग है NRE और NRO डिपॉजिट के रिगार्डिंग, उसको RBI में सबमिट करते हैं स्टेट 5 फॉर्म में। अब बताइए दोस्तों स्टेट 5 फॉर्म का क्या काम है। तो आप जानते हैं कि ये जो डाटा है इसका, हाँ उसके बाद है दोस्तों कि जो डाटा है फॉरेक्स डीलिंग रूम कॉर्पोरेशन का, उसको फेमस फॉर्म में सबमिट करते हैं, ठीक है। तो आप में ये डाटा आपको क्लियर रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है कि देखिए जो अपना FCNRB डिपॉजिट्स है, तो सबसे पहली बात कि जो FCNRB डिपॉजिट से रिलेटेड डाटा होता है वो सबमिट कहाँ होता है स्टेट 5 में, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा NRE है NRO अकाउंट का जो डिपॉजिट्स है उसको RBI को सबमिट करते हैं हम लोग स्टेट 8 में, ठीक है। ये स्टेट 5 लिखा हुआ है गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। और तीसरा जो कह रहा है कि RBI को फॉरेस्ट डीलिंग रूम ऑपरेशन का डाटा सबमिट करते हैं फेमिस में, ये भी सही है। चलिए चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, ठीक है, उसके अंतर्गत कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल को ऑथराइज डीलर में फ्रीली अलाउ रेमिटेंस बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल अप टू $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिटेड करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये सही है स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है। तो दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो 1, 3 और 4 करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों। आइए जरा देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FEMA इज वेस्टेड विद RBI एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है FEMA का एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कहाँ वेस्टेड है, तो वो वेस्टेड है RBI के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है, FEMA का मतलब RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ FEMA रेगुलेशन आर कम्युनिकेटेड बाय RBI इन फॉर्म AP डायरेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है कि FEMA रेगुलेशन का जो अमेंडमेंट है उसको कम्युनिकेट करती है RBI किस फॉर्म में, AP डायरेक्ट सीरीज के फॉर्म में। अच्छा, आर रिटर्न स्टेटमेंट का क्या होता है, तो नॉस्ट्रो हॉस्ट्रो में क्या होता है बताइए दोस्तों। तो नॉस्ट्रो और हॉस्ट्रो अकाउंट का जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है वो आपको फॉर्म में मिलता है, वो हमने अभी देखा है। तो नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट का जो आपका डाटा है उसका डिटेल जो RBI देती है वो देती है दोस्तों बैल स्टेटमेंट में। ये आर रिटर्न गलत है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, बैल, ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट है। और लास्ट कर रहा है कि फोर्टनाइटली डाटा ऑन डाटा ऑपरेशन, ये सही है दोस्तों, फोर्टनाइटली डाटा को रिटर्न फॉर्म में। आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो 2 और 4 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो बी नंबर सही आंसर होगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप चीज़ों को एक एक लाइन पढ़े हैं, मेरे वीडियोस को देखे हैं, तो निश्चित रूप से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों आपका जितना मॉक टेस्ट में आप अपियर होंगे तो इस प्रकार से आपका एफर्ट लास्ट में जो कम लगेगा और आप रिवाइज कर पाएंगे बार बार चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। तो जो एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी है दोस्तों उसका वैलिडिटी पीरियड आपको दिया गया है, वो कह रहा है कि 6 महीना है। दूसरा कह रहा है कि जो वैलिडिटी पीरियड एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी का वो कह रहा है 1 साल है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जो एक्सपोर्टर है जिसका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा नहीं है पर ईयर, वो एलिजिबल है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी इसी से लेने के लिए। और दूसरा कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि वो एक्सपोर्टर जो कि 10 लाख से कम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है प्रीमियम के रूप में, वो एलिजिबल है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी में। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि वो एक्सपोर्टर जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख से कम नहीं है, 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो एलिजिबल है
ईसीईसी से प्रीमियम लेने में, तो डी तो सही होगा हमारा, ठीक है। और जो वैलिडिटी पीरियड है ईसी एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी का वो कितना है दोस्तों, तो ईसीईसी पॉलिसी का दोस्तों जो वैलिडिटी पीरियड है वो है हमारा वो हमारा है 1 ईयर, ठीक है। इसी पॉलिसी का वैलिडिटी पीरियड कितना है दोस्तों, हमारा 1 ईयर है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी, ठीक है। 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आउटवार्ड रेमिटेंस अंडर एलआरएस, आउटवार्ड रेमिटेंस अंडर एलआरएस ऑफ आरबीआई आर परमिटेड टू इंडिविजुअल ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। तो बताइए दोस्तों कि आउटवार्ड रेमिटेंस जो होता है एलआरएस के अंदर, देखिए आरबीआई जो परमिट करती है एलआरएस को, आरबीआई वो आउटवार्ड रेमिटेंस को, ठीक है, वो इंडिविजुअल के लिए होता है और माइनर के बिहाफ में होता है। ये स्टेटमेंट सही है हमारा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है रेजिडेंट इंडियन के लिए वुड नॉट इंक्लूड रेमिटेंस फॉर फी फॉर एजुकेशन ऑफ वार्ड इन नेपाल। तो बताइए जो रेमिटेंस स्कीम है इसके अंदर जो हमारा रेजिडेंट इंडियन के जो एलआरएस है, ठीक है, वो क्या इंक्लूड नहीं करेगा, तो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है रेमिटेंस फॉर फी फॉर एजुकेशन ऑफ वार्ड इन नेपाल। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। द इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड ऑन प्राइवेट विजिट टू नेपाल एंड भूटान इज एलिजिबल फॉर फॉरेन एक्सचेंज अप टू $5,000 इन कैलेंडर ईयर। तो जो आदमी नेपाल और भूटान जा रहा है उसके देखिए उसको कोई फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा ही नहीं, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट जो कर रहा है कि ऑथराइज डीलर को पेमेंट एक्सेप्ट कर सकती है कैश अप टू, तो दोस्तों वो आपको पता है 20,000 तक का कैश एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। और 20,000 से जब फॉरेन एक्सचेंज का सेल एक्सीड करेगा 20,000 से, तो उसको बैंकर चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ही एक्सेप्ट करना है। तो इसमें आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों ये 20,000 नहीं है, ये है 50,000। जो 20,000 लिखा है ये गलत है, 50,000 का लिमिट है, तो ये 4 नंबर भी गलत है हमारा, ठीक है। तो 3 और 4 हमारा गलत है, 3 और 4 गलत है, तो 1 और 2 कैसा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो जनरल पॉलिसी है ईसीजीसी वो क्या कवर नहीं करता, ठीक है। आगे जरा इसको समझते हैं। ईसीजीसी का जो जनरल पॉलिसी है आपसे पूछा गया है कि वो क्या कवर नहीं करता है। तो कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन द बायर एंड सेलर, दूसरा कह रहा है कि फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा कह रहा है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, तीसरा कह रहा है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय बायर कंट्री, चौथा कह रहा है डिफॉल्ट बाय बायर टू पे फॉर गुड्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड। तो दोस्तों देखिए 3 चीज़ तो इसमें कवर करेगा, एक चीज़ कवर नहीं करेगा, वो है कमर्शियल डिस्प्यूट। तो बायर और सेलर के बीच कमर्शियल डिस्प्यूट में ईसीजी को मतलब नहीं है, बाकी ये तीनों को ईसीजी कवर करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जो ट्रांसफ़र है जो दूसरे कंट्री में जा रहा है, मतलब इराक और लीबिया को छोड़कर, ठीक है, तो उसको वो कितना ले जा सकता है, 3,000 तक का, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या सही स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इसमें आपको पता है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है 3,000, ये सही स्टेटमेंट है अपना, ठीक है। इराक और लीबिया को छोड़कर ये बाहर जा रहे हैं तो आप 3,000 तक का $US तक का ले आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द ट्रांसफ़र ट्रैवलर गोइंग टू इराक एंड लीबिया कैन कैरी $US। तो इराक और लीबिया को जा रहा है ना दोस्तों, तो वो $5,000 तक ले आ सकता है, ये गलत है हमारा, ठीक है, ये सही है। ट्रैवलर गोइंग टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जा रहा है, रसिया जा रहा है, तो वो $2.5 लाख तक ले आ सकता है, ये भी सही है। और जो हज और उम्रा पिलग्रिमेज जा रहा है वो कितना कैरी कर सकता है दोस्तों, तो वो कैरी कर सकता है वो भी 2.5 लाख का, ये भी गलत है। तो दोस्तों पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर 1 को जरा देखिए। 1 में कह रहा है कि हाउ मच ट्रैवलर गोइंग टू ऑल कंट्री अदर देन दोस्तों इसमें इनकरेक्ट आपका केवल 4 ही है, गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसमें बी नंबर सही होगा। यहाँ पे केवल 2 मैंने 2 और 4 लिखा है दोस्तों, अच्छा 2 भी गलत है दोस्तों, 2 वाला भी गलत है क्योंकि 5,000, तो दोस्तों 2 और 4 सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय ईसीजीसी। तो इसी का सर्विस प्रोवाइड करती है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए ईसीजीसी कौन सा सर्विस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ईसीजीसी जो है पहला है क्रेडिट इंश्योरेंस कवर टू ऑल एक्सपोर्टर, गारंटी टू बैंक टू इनेबल एक्सपोर्टर to obtain credit facility, to provide credit report of overseas buyer, providing direct credit to exporter, ठीक है। तो बताइए ईसीजीसी क्या क्या कवर करती है दोस्तों।
इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3। फोर्ड मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्रेडिट एक्सपोर्टर को नहीं प्रोवाइड करती है ईसीईसी, वो केवल कवर प्रोवाइड करती है, ठीक है। डायरेक्ट क्रेडिट बैंक प्रोवाइड करती है, ईसीईसी कवर प्रोवाइड करती है, बाकी ये तीनों का तीनों काम जो है ईसीईसी प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सेलर है किसी गुड का, उसने गुड्स को शिप कर दिया टाइम पे, लेकिन कुछ मिस्टेक के कारण द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड एट द सम अदर डेस्टिनेशन, ठीक है, द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड एट सम अदर डेस्टिनेशन। तो देखिए क्या हुआ कि सेलर ने तो गुड्स शिप किया, ठीक है, टाइम पे, लेकिन मिस्टेक हो गया, तो गुड्स को जाना था यहाँ पे और चला गया यहाँ पे, ठीक है, ए पे जाना था, चला गया बी पे। तो दोस्तों ये जो मिस्टेक है, ठीक है, ऐसे रिस्क जो बायर को होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो बताइए इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं दोस्तों हम लोग शिपिंग रिस्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? शिपिंग रिस्क बोलते हैं। तो 4 नंबर सही होगा। आगे देखते हैं, द रिस्क दैट द बायर फेस। कौन रिस्क फेस कर रहा है? बायर फेस कर रहा है, रिलेटिंग टू द सेलर नॉट शिपिंग गुड्स आफ्टर रिसीविंग द एडवांस पेमेंट। तो सेलर को, जो सेलर है दोस्तों, उसको एडवांस पेमेंट मिल गया, लेकिन वो शिप ही नहीं कर रहा है, तो बायर रिस्क फेस करेगा। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग सेलर रिस्क। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? सेलर रिस्क। तो जो रिस्क बायर फेस करेगा उसे सेलर रिस्क कहते हैं, और जो रिस्क सेलर फेस करेगा उसे बायर रिस्क कहते हैं। आगे देखते हैं, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू द बायर, द सेलर मे फेस द सिचुएशन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय द बायर, सच रिस्क इज कॉल्ड। तो दोस्तों क्या हुआ कि कोई ऑर्डर था सप्लाई ऑफ गुड्स का, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन सेलर जो है एक सिचुएशन फेस कर सकता है कि बायर उसे एक्सेप्ट नहीं करे। तो ऐसे रिस्क को क्या कहेंगे? मतलब जैसे मान लीजिए कि ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है, इसने गुड्स को भेजा इस पर, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, बोल रहा है क्या कि इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये जो नॉन एक्सेप्टेंस वाला जो केस है, इसमें जो रिस्क होता है उस रिस्क को क्या कहा जाएगा? सेलर रिस्क, बायर रिस्क, मार्केट रिस्क या शिपिंग रिस्क। तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे सेलर सिचुएशन फेस कर रहा है तो वो बायर रिस्क होगा, तो 2 नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, सो सेलर फेस करता है बायर रिस्क को और बायर फेस करता है सेलर रिस्क को। द रिस्क राइजिंग ड्यू टू इंटरमीडिएटरी इन इंटरनेशनल ट्रेड लाइक शिपिंग कंपनीज इज कॉल्ड। तो शिपिंग कंपनीज जो रिस्क फेस करती है उसको क्या बोलते हैं? बायर रिस्क, सेलर रिस्क, शिपिंग रिस्क या क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों जो रिस्क इंटरमीडिएटरी फेस करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे कि शिपिंग कंपनी हो, तो उसे हम लोग शिपिंग रिस्क कहते हैं। सो वी कॉल इट शिपिंग रिस्क, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच। यहाँ ध्यान दीजिएगा, डज नॉट लिखा हुआ है। तो दोस्तों पहला है शिपमेंट रिस्क इज बेस्ड ऑन वन फैक्टर ओनली, दैट इज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ शिपिंग कंपनी। ये फॉल्स है। इससे फिर पूछ रहा है कि सही नहीं है, सेलर रिस्क ऑल्सो राइजेज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स बाय द सेलर। तो दोस्तों यदि एक चीज बताइए, यदि सेलर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करेगा तो सेलर रिस्क होगा क्या? फिर कंट्री रिस्क कैन बी मिटिगेट बाय फॉरवर्ड कवर। लास्ट कह रहा है कि बायर रिस्क ऑल्सो राइजेज ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन पेमेंट बाय द बायर, ठीक है। तो देखिए बायर रिस्क होता है सेलर के कारण, समझ रहे हैं ना? बायर रिस्क किसके कारण होता है? सेलर के कारण होता है। तो यदि मान लीजिए कि बायर पेमेंट नहीं करेगा टाइम पे, तो बायर रिस्क होने की संभावना है, सेलर फेस करेगा बायर रिस्क को। ये तो सही है स्टेटमेंट है, ठीक है। शिपिंग रिस्क जो होता है वो आपका होता है कि शिपिंग कंपनी का नेग्लिजेंस हो जाए, ये भी सही है। और सेलर रिस्क किस कारण से होता है कि यदि पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स बाय सेलर है तो बायर फेस करता है, ये भी सही है। लेकिन कॉन्ट्री रिस्क तो कर रहा है कि फॉरवर्ड कवर से मिटिगेट होगा, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर नॉट द कॉज ऑफ शिपिंग रिस्क। आपको शिपिंग रिस्क का कॉज पता होना चाहिए, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कारण नहीं है शिपिंग रिस्क का? नेग्लिजेंस बाय द हैंडलिंग एजेंट, नेग्लिजेंस बाय द पोर्ट अथॉरिटी, नॉन परफॉर्मेंस बाय द लोकल ट्रांसपोर्टर, एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों नॉट द कॉज पूछ रहा है, तो आंसर इसका नन ऑफ द अबव, यानी ये सभी के सभी काउज हैं। यदि हैंडलिंग एजेंट का नेग्लिजेंट हो, पोर्ट अथॉरिटी का नेग्लिजेंट हो, या कोई लोकल ट्रांसपोर्टर का नॉन परफॉर्मेंस हो, तो इन तीनों के कारण हमारा रिस्क जो होता है वो होता है शिपिंग रिस्क। इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेट टू द सेलर रिस्क। अब आपको बताना है कि सेलर रिस्क में क्या होगा। तो सेलर रिस्क कौन फेस करता है? बायर फेस करता है। पहला, सेलर शिपिंग द पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये भी है। सेलर मिस शिप द गुड्स विद कंसिडरेबल डिले, फिर डिले बाय द सेलर लीड टू कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। तो बताइए इस केस में किस केस में आपका सेलर रिस्क होगा? तो दोस्तों देखिए ये तीनों के तीनों केस में आपका सेलर रिस्क होगा। यदि मान लीजिए कि डिले सेलर फेस कर, मतलब सेलर जो है डिले गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तब भी होगा। मान लीजिए कि कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर हो गया वो तब भी होगा। और यदि मान लीजिए पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स दे रहा है तब भी होगा, यानी कि डी आंसर सही होगा इसका। तो 7 का आंसर है डी। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। इसको इस तरह के क्वेश्चन आए थे हमारे एग्जामिनेशन में। क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ करेंसी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। तो करेंसी में देखिए यूएस डॉलर है, सऊदी है और INR है, 3 करेंसी दिया हुआ है। और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का। तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द 6 मंथ USD फॉरवर्ड रेट इफ स्पॉट डॉलर इज 73.75।
तो यदि स्पॉट डॉलर है 73.75 तो 6 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट कितना होगा। आइए दोस्तों इसको हम लोग कंसेप्चुअली समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि देखिए $1 बराबर कितना है, तो $1 बराबर है 73.75 रुपीज़। तो आप उसे लिख दीजिए, हमने लिख दिया। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $100 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7375 होगा। अच्छा अब जरा ये बताइए आपसे कितना मंथ फॉरवर्ड पूछा गया है, तो आपसे 6 मंथ फॉरवर्ड पूछा गया है। अब जरा 6 मंथ में आ जाइए, ये वाला कॉलम में आ जाइए, तो आपके पास एक तरफ यूएस है एक तरफ आईएनआर है, तो यूएस कितना है 6 मंथ फॉरवर्ड में इंटरेस्ट रेट, तो 2% है। तो क्या कीजिए ये $100 का 2% निकाल लीजिए, ठीक है, तो वो आपको $1 मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा दोस्तों, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 तो हमारे पास था ही था और जो इंटरेस्ट हमें मिला $1 उसको जोड़ देंगे, तो 100 और प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए, तो 100 प्लस आपका 1 हो जाएगा, आपका कितना 101 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 101 मिला आपको। अच्छा उसके बाद क्या कर रहा है कि 100 प्लस 1 आपका कितना होता है, 101 होता है ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, अब जरा आ जाइए इस तरफ यानी रुपीज़ पे आ जाइए। तो रुपीज़ का देखिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देखिए यहाँ पे रुपीज़ में कितना है 6% है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 6%, ठीक है। तो उस रुपीज़ का 7375 में 6% कितना मिलेगा, निकालिए ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से, तो मिलेगा 221.25। टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 7596.25। अब क्या कीजिए कि इस 101 को, एक तरफ है आपका 101, एक तरफ कितना है 101 और एक तरफ कितना है आपका 7596 एक मिनट 7596.25, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ से $1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 75.21, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 75.21 हमारा करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं 12 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट कितना होगा यदि स्पॉट डॉलर दिया हुआ है 74। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 12 मंथ यूएसडी फॉरवर्ड रेट पूछा गया है, स्पॉट डॉलर दिया हुआ है 74, तो कैसे निकालेंगे इसे हम लोग। तो यहाँ से देखिए सिंपल सी बात है, सेम काम आपको करना है। स्पॉट डॉलर दिया हुआ है ना 74, तो यानी कि $1 बराबर 74 रुपीज़, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कि $100 बराबर हो जाएगा 7375, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका जो आंसर आएगा आपको एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखिए, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपसे बना या नहीं बना, तो नहीं बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाना है इसे, क्योंकि कंसेप्ट एक मैंने बना के दे दिया आपको, सेम कंसेप्ट पे आपको इसे सॉल्व करना है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, इसका आंसर आपको मिलेगा 76.89। और तीसरा क्वेश्चन है, एज पर ECGC कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज नॉट मैच। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कैटेगरी मैच नहीं कर रहा है। तो A1 है इनसिग्निफिकेंट रिस्क, B1 है लोअर रिस्क, C1 है मॉडरेटली हाई रिस्क और D है वेरी हाई रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका B1 जो कर रहा है लो रिस्क, ये गलत है, बाकी तीनों क्या है सही है। A1 अपना इनसिग्निफिकेंट होता है, B1 आपका लो रिस्क होता है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद C1 आपका क्या होता है मॉडरेट हाई रिस्क होता है और D का होता है वेरी हाई रिस्क होता है। चलिए इसी कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन इज डैश फोर्ड क्लासिफिकेशन, तो ये 7-4 क्लासिफिकेशन होता है, तो आंसर हो जाएगा D। आगे देखते हैं कितने कंट्रीज हैं जिनको रिस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 में रखा गया है और कितनों को ग्रुप 2 में रखा गया है। तो आपको ये बताना है कि रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 और रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 2। तो दोस्तों याद रखिएगा 15 को रखा गया रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1 में और 5 को रखा गया रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट टू कंट्री प्लेस्ड बाय ECGC इन इट्स रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी। जिस केस में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री को जिसको ECGC ने अपने रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी में रखा है, पहला द रिस्क विल बी कवर्ड बाय ECGC ओनली इफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सपोर्टर आर अप्रूव्ड बाय देम। रिस्क तभी कवर होगा ECGC के द्वारा, कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन है एक्सपोर्टर के द्वारा वो अप्रूव्ड होगा तभी। फिर दूसरा कह रहा है कि कॉर्पोरेशन विल नॉट कवर द एक्सपोर्ट, यानी कॉर्पोरेशन जो है एक्सपोर्ट को कवर नहीं करेगी। तीसरा कह रहा है कि रिस्क विल बी कवर्ड ऑन इंटीमेशन टू ECGC, ठीक है, रिस्क कवर होगा ECGC के इंटीमेशन करने पे। और चौथा कह रहा है कि नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या सही है। तो दोस्तों इस केस में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिस्क तभी कवर होगा ECGC के द्वारा जब स्पेसिफिक एप्लीकेशन एक्सपोर्टर से मिला है दोस्तों, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ ECGC प्रोवाइड कवर टू द एक्सपोर्टर फॉर। तो जो ECGC का स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसके अंदर एक्सपोर्टर को जो कवर मिलता है वो किस किस के लिए कवर मिलता है। पहला कह रहा है शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट, दूसरा कह रहा है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म एक्सपोर्ट, तीसरा कह रहा है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट और चौथा कह रहा है मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट ओनली। तो बताइए स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ ECGC प्रोवाइड कवर टू द एक्सपोर्टर फॉर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर है, शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट। तो ECGC का जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो एक्सपोर्टर को कवर प्रोवाइड करता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं जो ECGC के द्वारा कवर गारंटेड होता है स्टैंडर्ड पॉलिसी में वो एक्सपोर्ट की वैल्यू का कितना परसेंटेज होता है, 66,
75, इसे 85 और 90%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 90%। 90% कवर इसी प्रोवाइड करती है अपने स्टैंडर्ड पॉलिसी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए जो मैं आपको MCQs के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ यूनिट वाइज, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज कवर्ड बाय ECEC अंडर स्टैंडर्ड पॉलिसी। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर कौन सा रिस्क ECEC कवर करती है? पहला, कमर्शियल डिस्प्यूट रेज्ड बाय द बायर। दूसरा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क। तीसरा, फेलियर ऑफ द एक्सपोर्टर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। और चौथा, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बताइए स्टैंडर्ड पॉलिसी में कौन कौन सा रिस्क कवर होता है? तो ये देखिए, कमर्शियल डिस्प्यूट कवर नहीं होता है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन रिस्क कवर नहीं होता है, ठीक है, फिर टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ये भी नहीं कवर होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, यानी कि ऊपर के जितने भी है कोई भी कवर नहीं होता है हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंतर्गत। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसे रिस्क होते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर नहीं होता, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सभी रिस्क हैं। आगे देखते हैं, ECEC के द्वारा जो रिस्क प्रोवाइड किया जाता है इसके अलग अलग पॉलिसीज़ के अंदर, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? पहला है शिपमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी, पॉलिटिकल रिस्क। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क फ्रॉम डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल रिस्क एंड शिपमेंट रिस्क। अब देखिए सिंपल सा चीज़ है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है दोस्तों? तो आप देखिए ये मैच कर रहा है, कहीं सही है, ये भी सही है, ठीक है, उसके बाद ये भी सही है, ये गलत है। आप खुद बताइए ना कि कॉन्ट्रैक्ट में पॉलिटिकल रिस्क है तो फिर यहाँ पे शिपमेंट रिस्क कहाँ से आ जाएगा? ये तो गलत है ना, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रॉन्ग है। आगे देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क पॉलिसी में आपका पॉलिटिकल रिस्क आएगा और कमर्शियल रिस्क आएगा, तो सी नंबर आंसर होगा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द कंट्री लीडिंग टू फॉल ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डैश रिस्क ऑफ द काउंटर पार्टी। तो देखिए हुआ क्या, किसी कंट्री में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जिस कारण से गवर्नमेंट फॉल कर गया, तो वो जो है काउंटर पार्टी का कैसा रिस्क है? पॉलिटिकल रिस्क है, कंट्री रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है या फॉरेक्स रिस्क है? तो दोस्तों ये हमारा कैसा रिस्क है? ये हमारा है कंट्री रिस्क। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ जाए किसी कंट्री में, इस कारण से सरकार गिर जाए, तो ये कौन सा रिस्क में आता है? ये आता है हमारा कंट्री रिस्क में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है ECEC का, वो कितना % लॉस को प्रोटेक्ट करता है? 90% फॉर पॉलिटिकल रिस्क एंड 60% फॉर कमर्शियल रिस्क, 90% फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क, 60% फॉर पॉलिटिकल रिस्क एंड 90% फॉर कमर्शियल रिस्क, और डी करें 60% फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 90% फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क, ठीक है, यानी कि चाहे पॉलिटिकल रिस्क हो चाहे कमर्शियल रिस्क हो, जो ECEC का स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो 90% ही कवर करता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी इज इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश मंथ एंड इट्स कवरेज इज %, वेयर द लॉस इज ड्यू टू कमर्शियल रिस्क एंड %, इफ द लॉस इज ड्यू टू पॉलिटिकल रिस्क एंड वेटिंग पीरियड फॉर क्लेम इज $मंथ फ्रॉम द ड्यू एग्रीमेंट। देखिए 4-5 क्वेश्चन है इसमें, हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का। तो दोस्तों स्मार्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में ध्यान रखिएगा, इसमें जो पीरियड कवरेज होता है वो 12 महीना का होता है। कितने महीना का होता है? 12 महीना का होता है, ठीक है। और इसका कवरेज जो होता है दोस्तों वो होता है 95%, ठीक है, जब लॉस होता है कमर्शियल रिस्क का, और 100% होता है जब लॉस होता है पॉलिटिकल रिस्क का, और जो वेटिंग पीरियड है वो क्लेम का वो है 4 मंथ। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग 4 कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ECEC का जो स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी है वो कितने महीना के लिए इशू होता है? 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना या नन ऑफ द अबव? दोस्तों वो इशू होता है हमारा 12 महीना के लिए, ठीक है। इट इज इशूड फॉर 12 मंथ। स्टैंडर्ड पॉलिसी, स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ ECEC कवर्स डैश एंड डैश द पीरियड कवर अंडर कमर्शियल रिस्क इज डैश मंथ। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है वो एक्सपोर्टर फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट को कवर करता है, और जो पीरियड है दोस्तों इस रिस्क के अंदर वो है 4 मंथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे देखते हैं कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी है ECEC का, वो किसे इशू किया जाता है? एनी एक्सपोर्टर इन SSI कैटेगरी, एनी एक्सपोर्टर हु इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, एन एक्सपोर्टर विद एक्सपायर्ड टर्नओवर ऑफ एक्सपेक्टेड टर्नओवर ऑफ 1 करोड़, एन एक्सपोर्टर विद एंटिसिपेटेड टर्नओवर इन द नेक्स्ट 12 मंथ नॉट एक्सीडिंग 50 लाख। तो जो दोस्तों इस जो स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी है ना ECEC का, वो इशू किया जाता है किसे? वो इशू किया जाता है कोई ऐसे एक्सपोर्टर को जिसका एंटिसिपेटेड टर्नओवर अगले 12 महीना में 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसे हम लोग स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ECEC का इशू करते हैं। तो जिसका टर्नओवर अगले 12 महीना में 50 लाख से ज़्यादा नहीं है उसको हम लोग क्या इशू करते हैं? इस स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी इशू करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, रिस्क कवरेज इज 95% फॉर कमर्शियल रिस्क एंड 100% फॉर पॉलिटिकल रिस्क। द पॉलिसी इज इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। द प्रीमियम पेबल इज लोअर देन अंडर द स्टैंडर्ड पॉलिसी, ऑल द अबव। तो दोस्तों इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। मैंने पहले ही बताया कि स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में कमर्शियल रिस्क में 95% और पॉलिटिकल रिस्क में 100%। पॉलिसी इशू किया जाता है 12 महीना के लिए, प्रीमियम जो है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी से कम होता है, यानी सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है? सही है।
आगे देखते हैं, स्पेसिफिक शिपमेंट शॉर्ट टर्म पॉलिसी कवर अगेंस्ट कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट नॉट एक्सीडिंग। तो जो स्पेसिफिक शिपमेंट शॉर्ट टर्म पॉलिसी होता है दोस्तों, वो कितने दिनों के लिए होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारा 180 दिन के लिए, 180 डेज। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन, ECGC पॉलिसी डू नॉट कवर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क, रिस्क ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, रिस्क ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द शिपिंग कंपनी, रिस्क ड्यू टू न्यू लाइसेंसिंग इम्पोज बाय द बायर कंट्री। तो ECGC पॉलिसी क्या कवर नहीं करता है दोस्तों? तो ECGC पॉलिसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कवर को कवर नहीं करता है, तो बाकी तीनों का तीनों कवर करता है। दोस्तों यदि आपके पास कम टाइम है और आप वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा समय आपका जा रहा है, तो आप इस PDF का हेल्प ले सकते हैं। तो यदि आप PDF को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको डिटेल बताऊंगा हाउ टू परचेज दिस PDF। तो दिस PDF विल हेल्प यू, ऑल दिस MCQs PDF विल हेल्प यू इफ़ यू हैव शॉर्ट टाइम अवेलेबल। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ECGC। तो इनमें से कौन सा ECGC का फंक्शन नहीं है? पहला, ऑफर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट पेमेंट रिस्क, makes available information on different countries with its on credit rating, makes it easy to obtain export finance from bank or financial institution, assist exporter in recovering bad debt और e-कर none of the above। इनमें से कौन सा ECGC का फंक्शन नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, पूछा है नहीं है। तो दोस्तों ECGC का फंक्शन इसमें हमारा D नहीं है, एसेट एक्सपोर्टर इन रिकवरिंग बैड डेट। बाकी ABC आपका फंक्शन है, चाहे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफर करना हो, फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल देना हो डिफरेंट कंट्रीज़ में, फिर मेक्स इट इजी टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट फाइनेंस फ्रॉम बैंक। तो ये तीनों का तीनों है, बस आपका D नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय ECGC। ECGC कौन सा सर्विस प्रोवाइड करती है? पहला, क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर, गारंटी टू बैंक टू इनेबल एक्सपोर्टर टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटी। उसके बाद टू प्रोटेक्ट, देखिए कि जो ECGC है ना, वो डायरेक्ट क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करती है दोस्तों, वो बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक्सपोर्टर को डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। तो ये जो ऑप्शन कर रहा है कि प्रोवाइडिंग डायरेक्ट क्रेडिट, ये गलत है। बाकी 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि 1 2 3। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, ECGC पॉलिसी जो होता है वो कवर होता है इंश्योरेंस गाइडलाइन इशूड बाय IRDAI। ठीक है, IRDAI जो इंश्योरेंस गाइडलाइन इशू करती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी के गाइडलाइंस को ECGC को फॉलो करना होता है। जनरल पॉलिसी ऑफ ECGC डू नॉट कवर, तो देखिए कमर्शियल डिस्प्यूट को कवर नहीं करती है। ठीक है, या फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी को कवर करेगी रजिस्टर्ड बायर कंट्री से, ये लेकिन जो कमर्शियल डिस्प्यूट है उसको कवर नहीं करती है। As per exporter turnover policy, a large exporter who contribute not less than dash per annum toward premium। large exporter कौन होता है जिसका कंट्रीब्यूशन पर annum कितना से कम नहीं हो? तो दोस्तों वो है 10 लाख। तो लार्ज एक्सपोर्टर वो होता है जिसका कंट्रीब्यूशन 10 लाख से क्या हो, कम नहीं हो। ठीक है, ये हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर B। आगे देखते हैं, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी किसके लिए है? तो मैंने वही बताया कि एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी हमारा लार्ज एक्सपोर्टर के लिए है, इसका पेमेंट 10 लाख पर एनम से कम नहीं हो टुवर्ड प्रीमियम। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर A। ठीक है, कौन एलिजिबल है एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी के लिए? तो मैंने बताया कि जिसका जो आपका लार्ज एक्सपोर्टर है, जिसका कंट्रीब्यूशन 10 लाख से कम नहीं हो। ठीक है, तो B नंबर होगा इसका। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी, एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी का वैलिडिटी पीरियड कितना है? 6 मंथ, 1 ईयर, 15 मंथ, 18 मंथ। तो वो है दोस्तों हमारा 1 ईयर। एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी का वैलिडिटी पीरियड ध्यान रखिएगा, वो है हमारा 1 ईयर। 1 ईयर इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर पॉलिसी। आगे देखते हैं, जो कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन है वो अपडेट हो गया है और पब्लिश ECGC पब्लिश करती है किस बेसिस पे? वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे? तो दोस्तों इसे क्वार्टरली बेसिस पे पब्लिश किया जाता है ECGC के द्वारा, और इसको अपडेट करने के बाद कंट्री रिस्क के क्लासिफिकेशन को क्वार्टरली बेसिस पे। आगे देखते हैं, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट पॉलिसी जो कि ECGC के द्वारा कवर की जाती है, इसे शॉर्ट में हम लोग ECIB WTPC कहते हैं। तो कितना परसेंटेज ऑफ कवर मिलता है स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर अकाउंट को? तो इसमें दोस्तों मिलता है, जो कवरेज मिलता है वो है हमारा 90% ऑफ द लिमिट। तो जो लिमिट है उसका 90% कवरेज मिलता है ECIB WTPC के अंतर्गत, होल टर्नओवर पैकिंग क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा 90% ऑफ लिमिट मिलता है। आगे देखते हैं कि जो ECGC का जो गारंटी है, ठीक है, कवर अंडर द गारंटी ऑफ ECGC इज अवेलेबल टू, तो किसे ये कवर अवेलेबल है? द बैंक सेक्शन द डिफॉल्ट ऑफ द इंपोर्टर। देखिए इंपोर्टर से कोई मतलब है नहीं, यदि एक्सपोर्टर डिफॉल्ट करेगा था तब ECGC कवर देगी। तो B नंबर सही है हमारा, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंपोर्टर। ठीक है, तो इसीलिए हमारा B नंबर सही है। ECGC का जो ओवरसीज लैंडिंग गारंटी है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? पहला, बैंक प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी लोन टू द कॉरेस्पॉन्डेंट, कोई मतलब नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंट को, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट को लोन दे रही है, तो इसमें ECGC क्या करने आएगा? फिर बैंक प्रोवाइडिंग फॉरेन करेंसी लोन टू द कॉन्ट्रैक्टर, हाँ ये सही है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट अब्रोड बना रहे हैं उनको फॉरेन करेंसी लोन प्रोवाइड करने के लिए एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ओवरसीज लैंडिंग गारंटी ECGC प्रोवाइड करती है।
तो हमारा बी नंबर सही है। फिर है कि ओवरसीज ब्रांचेस फाइनेंसिंग इंडियन एक्सपोर्टर, बिल्कुल गलत, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, तो बी नंबर होगा इसका। आगे देखते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिटेड जो हमारा ईसीईसी लिमिटेड है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों हमारा 30 जुलाई 1957 को, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क ऑफ ईसीईसी कवर, ये जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क है वो किसको कवर करता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क है ना वो कवर करता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अबव 2% एंड अप टू 25%, अप टू 35%, तो 2% से ऊपर और 35% से नीचे, तो ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क ऑफ ईसीईसी इस चीज़ को कवर करता है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अबव 2% एंड अप टू 35%, ठीक है। द गारंटी गिवन बाय ईसीईसी टू कवर लॉस ऑन एडवांस फॉर इंसेंटिव रिसीवेबल बाय एक्सपोर्ट एट प्री शिपमेंट स्टेज इज कॉल्ड। तो जो गारंटी ईसीजीसी देती है किस चीज़ के लिए? लॉस को कवर करने के लिए। द गारंटी गिवन बाय ईसीजीसी टू कवर लॉस ऑन एडवांसेस फॉर इंसेंटिव रिसीवेबल बाय एक्सपोर्टर एट प्री शिपमेंट स्टेज इज कॉल्ड। तो जो लॉस हो रहा है एडवांस का इंसेंटिव रिसीवेबल के लिए एक्सपोर्टर के द्वारा प्री शिपमेंट स्टेज पे, उसे क्या कहते हैं? उस गारंटी को क्या कहते हैं? तो उस गारंटी को कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन फाइनेंस गारंटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिस केस में पीसीएल का एडवांस कवर होता है डब्ल्यू होल्ड टर्नओवर पॉलिसी ऑफ ईसीईसी, द डिसबर्सिंग ब्रांच शुड इन्फॉर्म ईसीईसी द डिटेल ऑफ लिमिट सैंक्शन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट विद इन हाउ मच डे। तो जो डिसबर्सिंग ब्रांच है वो ईसीईसी को इन्फॉर्म करेगा लिमिट सैंक्शन के द्वारा विद इन, तो वो ऑप्शन नंबर डी है 30 दिन, ठीक है। फिर अ कस्टमर कवर इज रिसीवेबल अंडर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क कवर इतना ऑन ड्यू डेट द कस्टमर एप्रिसिएटेड द करेंसी एप्रिसिएटेड बाय 45%, तो कस्टमर का गेन कितना होगा? इस केस में जो कस्टमर का गेन होगा वो होगा 12%, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट टू द कंट्री प्लेस बाय ईसीईसी इन रिस्ट्रिक्टेड कवर कैटेगरी, तो ये हमने पहले भी देखा है दोस्तों, इसका आंसर ए नंबर, इसका आंसर डी नंबर सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल गारंटी के अंतर्गत बैंक को रिक्वायर करना होता है ईसीईसी के साथ फाइल करना नोटिस ऑफ डिफॉल्ट, कितने महीनों में? कितने महीने में देखिए, तो दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, वो होता है 4 महीने में, नोटिस ऑफ डिफॉल्ट 4 महीने में ड्यू डेट से, या 1 महीने में डेट ऑफ रिकॉल से, और क्लेम को फिल करना होता है 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ लॉजिंग डिफॉल्ट नोटिस, तो बी नंबर सही होगा, ठीक है। कोई लोन है किसी एक्सपोर्टर को मैन्युफैक्चर के लिए या प्रोसेसिंग के लिए या परचेजिंग के लिए या पैकिंग ऑफ गुड के लिए अगेंस्ट फर्म ऑर्डर और एलसी क्वालिफाई फॉर डैश इंश्योरेंस, तो ऐसे लोन जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं हमारे पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस, पैकिंग क्रेडिट इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्वालिफाई होता है, जो कि मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग या परचेजिंग के लिए मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, कोई भी एडवांस मिलता है एक्सपोर्ट बिल का अगेंस्ट परचेज नेगोशिएशन डिस्काउंट, तो अभी हमने देखा वो हमारा किसके अंडर कवर होता है? तो वो कवर होता है दोस्तों हमारा पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस में, ये हमने पहले भी देखा था, परचेज नेगोशिएशन या डिस्काउंट के अंदर कोई एक्सपोर्ट बिल का एडवांस कवर होता है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस में। नेक्स्ट है तो मैच्योरिटी फैक्टरिंग फैसिलिटी है ईसीईसी का, वो एक्सपोर्टर को किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है? रिस्क नॉर्मली कवर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस, फेलियर ऑफ द बायर टू पे, फेलियर ऑफ द बायर टू ऑब्टेन अथॉरिटी एज पर द रेगुलेटरी ऑफ हिज कंट्री, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका फेलियर ऑफ बायर टू पे, ठीक है। क्रेडिट गारंटी आर ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, इसका मतलब क्या है? बायर एंड सेलर शेयर द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ देम, द बायर शेयर द डिफॉल्टेड अमाउंट विद द इंश्योरेंस कंपनी, द सेलर शेयर द रिस्क विद द फाइनेंसर शेयर द रिस्क विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो क्रेडिट गारंटी आर ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, कि जो फाइनेंसर है जिसने फाइनेंस किया है वो रिस्क शेयर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जो ईसीईसी है, तो डी नंबर सही है। फिर है अंडर मैच्योरिटी फैक्टरिंग ईसीईसी ऑफर्स विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? क्रेडिट प्रोटेक्शन एंड सेल लेजर मेंटेनेंस, क्रेडिट प्रोटेक्शन, सेल लेजर मेंटेनेंस एंड कलेक्शन, फाइनेंशियल एक्सपोर्ट, इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड सेल लेजर मेंटेनेंस। करेक्ट आंसर इसका क्रेडिट प्रोटेक्शन एंड सेल लेजर मेंटेनेंस एंड कलेक्शन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ट्रांसफर गारंटी स्कीम ईसीईसी किसको कवर करता है? क्रेडिट कंफर्मेशन फॉर इंडियन बैंक, कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्मेशन, बोथ द अबव, पेमेंट कंफर्मेशन अंडर एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ट्रांसफर गारंटी ऑफ स्कीम कवर करता है दोस्तों इन दोनों को, क्रेडिट कंफर्मेशन रिस्क फॉर इंडियन बैंक एंड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व इन लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्मेशन, सो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, सी इज करेक्ट। उसके बाद दोस्तों कमर्शियल रिस्क के अंदर क्या आता है? रिस्क ड्यू टू वार, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, रिस्क ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, नन ऑफ द अबव। तो कमर्शियल रिस्क के अंदर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, बायर यदि इंसॉल्वेंट हो जाए तो हमारा कमर्शियल रिस्क के अंदर आता है। वार का रिस्क ये सब हमारे कमर्शियल रिस्क का पार्ट नहीं है। चलिए तो ये था हमारा आज का लेसन, होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैंने ट्राई किया है कि हर एक टॉपिक को इंक्लूड करें, जो भी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहाँ से मैंने एमसीक्यू को फ्रेम किया और आपके सामने प्रेजेंट किया। तो दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, लेसन को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और भी जगह शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हों हमारे इस वीडियो से। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में, धन्यवाद।